चलो जो देखो क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे, एस बी द सम, पी द प्रोडक्ट, आर इज द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द एंड टर्म। आपको इसमें से तीन आदमी को पकड़ना है। क्वेश्चन पहले समझो क्या है। पहले तो क्वेश्चन में मैंने ये देखा, इसको जीपी को देखा। जीपी का देखने के बाद मैंने जीपी के पिक्चर को चालू किया अपने दिमाग में कि भाई उसमें एसएन कैसे दिखता है। सर उसमें एसएन मुझे ना ऐसे दिखता है, ए आर रेज टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। फिर मैंने बोला ठीक है, तो उसने बोला एस बी द सम, एस बी द सम। तो ये एस एन नहीं लेना है, इसको एस लेना है। ये सम है, एस एन, ये जो एस है ना वो एस एन का रोल कर रहा है, एस बी द सम। फिर उसके बाद मैंने बोला कि यार उसके जीपी के टर्म कैसे दिखते हैं। आंख बंद किया तो मुझे समझ में आया कि जीपी के टर्म दिखते हैं मुझे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डैश डैश डैश, ए आर रेज़ टू एन, ऐसे दिखते हैं। ये मुझे ऐसे टर्म दिखते हैं। तो मैंने सोचा यार ठीक है। फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिखा कि पी क्या है, पी की फोटो कैसे दिखती है। तो एस की फोटो तो ऐसे दिखती है, पी की फोटो कैसे दिखती है वो मैं देख रहा हूँ। पी इज द प्रोडक्ट of a n term, of a n term. P is the product of a n term. तो मैंने सोचा ठीक है भाई, ये P कौन है, इस सारे टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डैश डैश डैश, ए रेज़ टू n। तो मैंने बोला कि भाई थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए कितने टाइम दिया है, n टाइम दिया ना। ए कितना टाइम दिया है, n टाइम, ए रेज़ टू n। और भाई मैंने ए को क्लब कर दिया, ए को मिला दिया, ए इंटू ए कितना टाइम, एन टाइम, ए रेज़ टू एन हो गया। फिर बचा क्या मेरे पास भाई, 1 बचा, आर स्क्वायर बचा, आर रेज़ टू 3 बचा, डैश डैश डैश, आर रेज़ टू एन बचा। तो मैंने सोचा भाई ये बेस इक्वल है, ऊपर ऐड हो जाता है ना पावर, हमने तो यही सीखा है। फिर मैंने देखा भाई कि ये जो 1 2 3 प्लस डैश डैश एन है, ये है कौन, नंबर ऑफ एन टर्म है ना, जिसको हमने लिखते हैं ऐसे, आर रेज़ टू एन एन माइनस 1 अपॉन 2। याद आया कि नहीं आया। तो भाई मेरी P की फोटो पक्की होगी, P की फोटो पक्की होगी। S की फोटो मैंने देख ली और P की फोटो देख ली। अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, R की फोटो। R की फोटो थोड़ा सा कुछ है, कुछ कह रहा है वो। R क्या बोल रहा है, R इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द n टर्म, P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म। तो P की फोटो हमने दिखा दी और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी कर दिया। अब R कौन है, R इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म। तो मैंने बोला R की फोटो कैसे दिखती है। चलो R की फोटो देखो, R की फोटो बोल रहा है कि 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन ar प्लस 1 अपॉन ar स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ar क्यूब, डैश डैश डैश, 1 अपॉन ar रेज़ टू n। ये दिखती है R की फोटो। सम ऑफ n टर्म बोले तो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म मतलब ये हो गया, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n टर्म मतलब ये हो गया। अब मैंने क्या किया, अब इसको ऐड कर दो ना। ये तो उसने बोला ये दिखती, इसको चलो मैं क्लब कर रहा हूं। ऐड करने के लिए मैंने सोचा यार 1 अपॉन आर रेज़ टू एन टर्म, ठीक है ना, हर एक टर्म का रेसिप्रोकल। इसमें मैंने क्या किया, 1 अपॉन ए को बाहर निकाला, 1 प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर रेज़ टू एन, ठीक है। अब मुझे इसका एसएन चाहिए, 1 अपॉन ए पिक्चर से बाहर है, 1 अपॉन ए पिक्चर से बाहर है, मुझे इसका एसएन चाहिए, इसका एसएन। इसका एसएन कैसे निकालते हैं लोग, वैसे ये जीपी में है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और इसका r क्या है, 1 अपॉन r है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, फर्स्ट टर्म तो इसका क्या हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, और ये वाला फॉर्मूला है तो r रेज़ टू n, तो 1 अपॉन r रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। भाई मैंने क्या निकाला, ऐसे निकाला, मैंने 1 अपॉन a को बाहर निकाल लिया। अब ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन r, देखो ना जीपी में है कि नहीं, ये इसको डिवाइड करो 1 अपॉन r, इसको डिवाइड करो 1 अपॉन r। इधर a कौन है, 1 है, तो a 1 हो गया और r क्या हो गया, 1 अपॉन r हो गया। तो ऐसे दिखेगा नहीं दिखेगा। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा काम इस पे करता हूं, तो मुझे दिखा कि 1 अपॉन r रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 हो गया ये, ठीक है। थोड़ा सा वर्कआउट करता हूं, तो 1 अपॉन a इनटू 1 माइनस r रेज़ टू n अपॉन r रेज़ टू n अपॉन 1 माइनस r अपॉन r। इसको ऊपर लेके गया तो क्या दिखेगा, ये 1 माइनस r रेज़ टू n a into r रेज़ टू n into r अपॉन 1 माइनस r। तो ये किसकी फोटो दिखी मुझे, ये मुझे फोटो दिखी r की, ये r की फोटो है। देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज बस ना, ये r की फोटो हुई। अब कहानी आती है, करना क्या है, आपको ये प्रूफ करना है, p स्क्वायर इक्वल टू क्या, s बाय r रेज़ टू n प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया, s बाय r लाया, s बाय r, s कहाँ पे, ये रहा s, मैंने इसको लिखा
एस बाय आर में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा बच्चों, ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन डिवाइड, आर कौन है, आर की फोटो ये रही, मैं यहाँ लिख देता हूँ वन माइनस आर रेस टू एन इंटू आर अपॉन ए इंटू आर रेस टू एन इंटू वन माइनस आर, ये लिखा मैंने, फोटो रखा। इंटू करना है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू ए आर रेस टू एन वन माइनस आर रेस टू एन इंटू आर, ये मैंने ऊपर नीचे कर दिया फोटो। थोड़ा इसमें मैंने देखा कि कैलकुलेशन कर रहा हूँ भाई, ये और ये कट सकता है, तो देखो इसके अंदर ये a इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और ये आर रेस टू एन माइनस वन है या आर माइनस वन है बच्चों, आर रेस टू एन है और ये आर है। देखो ना इन दोनों के अंदर अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो आर माइनस वन और आर रेस टू एन माइनस वन बनेगा ना भाई, ऊपर भी आप वन से माइनस वन कॉमन ले लो और नीचे भी माइनस वन कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यही बनेगा ना, बरोबर है। तो होगा क्या इससे, इससे ये होगा कि ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये और ये और ये, तो बचेगा क्या मेरे पास, ए स्क्वायर आर रेस टू एन माइनस वन बचेगा ना, आर रेस टू एन अपॉन आर क्या होता है भाई, आर रेस टू एन अपॉन आर क्या होता है, आर रेस टू एन माइनस वन ही होता है ना, ये तो हमने सीखा है। तो ये आ गया मेरे पास x बाय आर। तो बच्चों मुझे क्या चाहिए, s बाय आर रेस टू एन चाहिए, तो चलो अब मैंने लिखा नीचे s बाय आर रेस टू एन, तो अगर मैं इसको a स्क्वायर आर रेस टू एन माइनस वन का स्क्वायर करूंगा, n करूंगा, पावर n करूंगा, तो क्या होता है आपको पता है, पावर n है तो सबको मिलेगा, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, a रेस टू 2n हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा r रेस टू n माइनस वन इंटू n। यहां तक पहुंच गए हम लोग। तो ये फोटो किसकी थी, s बाय आर रेस टू n की थी। मुझे किसके इक्वल करना है, p स्क्वायर के इक्वल करना है, तो मेरे पास p का है, ये रहा मेरे पास p, मेरे पास p है, p का स्क्वायर इधर ही करो ना, जगह पे कर दो, इधर ही कर दो, चलो इधर ही कर दो p स्क्वायर आप लोग। चलो p का स्क्वायर करो तो क्या से दिखेगा ये p का स्क्वायर, भाई दिखेगा r रेस टू 2n दिखेगा, और r रेस टू n माइनस वन अपॉन 2 इंटू 2, तो 2 कैंसिल, r रेस टू 2n r रेस टू n माइनस वन, यही है ना p स्क्वायर। भाई जब इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो इसको भी 2 मिलेगा और इसको भी 2 मिलेगा ना स्क्वायर करने पे, क्योंकि आपको पता है ना a b द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर और b स्क्वायर यही होता है कि नहीं होता है। वैसे मैंने जब इसका स्क्वायर किया तो इसको भी मिला 2, तो a रेस टू n का स्क्वायर क्या होता है, a रेस टू 2n होता है, तो a रेस टू 2n हो गया और इसका 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया। तो जरा देखो p स्क्वायर और ये दोनों सेम नहीं दिख रहे, p स्क्वायर के दोनों सेम देगा तो प्रूफ हो गया हमारा, क्या प्रूफ हो गया कि भाई ये नंबर 3 और 2 से फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड मुझे क्या मिल गया, p स्क्वायर इक्वल टू s बाय r रेस टू n मिल गया, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन का है फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, तो समझा नहीं। सबसे पहले बच्चों दो लाइन के बीच का बाइसेक्टर निकालना कैसे, ये मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 11, और इस लाइन का इक्वेशन है 12x माइनस 5y इक्वल टू 2। अब एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है। आप देख लो L1 और L2 ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है इस लाइन के, इस लाइन को बोलते हैं ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और इस लाइन को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो मुझे पहले L1 और L2 ढूंढ के लाना है, फिर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। तो इसको ढूंढने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या रूल है, एंगल बाइसेक्टर ढूंढने का रूल क्या है, एंगल तो कैसे ढूंढते हैं हम लोग, सिंपल सा है, इसको उधर भेज दो 3x प्लस 4y माइनस 11 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 करो और 4 का स्क्वायर 16 करो इक्वल टू प्लस माइनस इसको लिखो 12x माइनस 5y माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 144 प्लस 25, ये 12 का स्क्वायर इधर लिखो माइनस 5 का स्क्वायर इधर लिखो, तो आप देखोगे ये आएगा 3x प्लस 4y माइनस 11 अपॉन 5 प्लस माइनस 12x माइनस 5y माइनस 2 अपॉन 13 आएगा, बराबर है ना। अब आपको क्या करना है, आपको दो इक्वेशन को ढूंढना अपने ध्यान से। तो पहला है 3x प्लस 4y माइनस 11 अपॉन 5 इक्वल टू 12x माइनस 5y माइनस 2 अपॉन 13, एक ये हो गया।
दूसरा 3x प्लस 4y माइनस 11 अपॉन 5 माइनस 12x माइनस 5y माइनस 2 अपॉन 30। ठीक ही हो गया। इसको सॉल्व करना है आपको, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन इधर भी मिलेगा इधर भी मिलेगा, दोनों तरफ आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा, करो। हाँ भाई 13 का हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या है, 39x मुझे जरा बताओ क्या क्या वैल्यू है, फटाफट करो। 52 पूरा क्या है वैल्यू है, पूरा क्या है इसका, पूरा सॉल्व करके क्या है 21x minus 21x minus 77y 77y plus 133 प्लस 133 बराबर 0। So 3x minus 11y plus 19. इसको हम लोग ने रेडियस किया, क्या बना 3x minus 11y plus 19. बराबर 0 आया ये। इसको सॉल्व करने के क्या है I don't know. minus 99x माइनस 99x I said 99x 99x plus 27y 27y minus 153 माइनस 153 is 0. But you reduce it, you get 33x plus 9y minus 51 is equal to 0. बराबर। आपको दो लाइन मिल गई, Yeah. ये दोनों लाइन क्या है बच्चों, इस दोनों का एंगल बाइसेक्टर है, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए। मुझे कौन सा चाहिए, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक नाटक करेंगे। क्या नाटक करेंगे, हम इसका स्लोप निकालेंगे। दो में से किसी एक को पकड़ लो, मुझे पता लगाना है कि ये एंगल एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कि ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये है कि ये है, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि ये दो में से कौन सी लाइन L1 है। हम क्या करते हैं, रैंडमली किसी भी लाइन का इसका हम लोग स्लोप निकालते हैं। इसका स्लोप कितना हो जाएगा 3/11 हो जाएगा, माइनस a बाई बी ना। इसका स्लोप क्या होगा बच्चों 3/11 हो गया। अब इसका स्लोप निकाल के इधर रख दिया साइड में। फिर बच्चों इन दोनों में से किसी एक लाइन का स्लोप निकालना, किसी भी एक लाइन का स्लोप निकालना। चलो भाई मैंने इसका स्लोप निकाल लिया एंड ये तो स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ 12x minus 5y equal to 2। इसका स्लोप क्या होगा बच्चों, इसका नाम मैंने m1 रखा, इसका नाम मैंने m2 रखा, तो क्या हो जाएगा ये 12/5 हो जाएगा। मेरे पास दो लाइन का स्लोप है, बस ये ध्यान में रखना कि इस लाइन का आपने स्लोप लिया है, इन दो में से किसी एक लाइन का स्लोप लिया है। आपके पास टोटल 4 लाइन है, मैं बार बार बोल, तो ये दो लाइन है, इन दोनों में से किसी एक लाइन का स्लोप ले लो। मैंने ले लिया, इस लाइन का स्लोप ले लिया, मेरे पास क्या है 12/5 है। फिर तुमको ये दो लाइन मिली, इन दो लाइन में से किसी भी एक लाइन का स्लोप ले लो, तो मैंने ये लाइन लिया तो 3/11 मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब तुम लोग जनरली दो लाइन के बीच में एंगल निकाल रहे हो। कौन सा, एक ये वाला लाइन लिया ना तुमने 3x minus 11y plus 19 equal to 0, ये रफ डायग्राम बना लो साइड में। और ये कौन सी लाइन लिया तुमने 12x minus 5y equal to 2, ठीक है ना। ये दो लाइन के बीच का मैं एंगल निकालूंगा। क्या निकालूंगा, एंगल। ये कुछ भी हो सकता है, किसी का भी चेंज हो सकता है, क्योंकि रैंडमली सिलेक्शन है यहाँ पे। दो में से किसी एक का स्लोप निकालो, इन दोनों में से किसी एक का स्लोप निकालो। तो लिखने के बाद मैंने डायग्राम बनाई, भाई मैं ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल निकालूं। तो एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2 होता है, याद है। m1 कितना हो गया बच्चों इसमें 3/11 हो गया, m2 कितना हो गया 12/5 हो गया, और 1 plus 3/11 और ये 12/5। जरा कैलकुलेट करके बताओ कितना आता है टोटल। हाँ भाई क्या आंसर है 1.28। तो जो tan थीटा मुझे क्या मिला 1.28। 1.28 का मतलब सुनो tan 45 हमारा होता है 1 और ये 1 से ज्यादा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 45 से ज्यादा है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 45 से ज्यादा है। तो मुझे एक चीज बताओ 45 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। कैसे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, जो देखो आपको ये दो लाइन है, ये दो लाइन के बीच में अगर मैंने एंगल बाइसेक्टर खींचा तो ये ज्यादा ज्यादा कितना होगा 45 होगा मेरे भाई। अगर ये दोनों के बीच में 90 का एंगल है और मैंने कोई लाइन खींचा तो लाइन ने दो 45 बनाया, तो ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हुआ कि नहीं हुआ। अगर तुम्हारा लाइन इन दोनों के बीच का एंगल 45 से ज्यादा ले रहा है, 1.28 का मतलब समझे क्या, इन दोनों के बीच का एंगल मोर देन 45 है। इन दोनों के बीच का एंगल क्या है मोर देन
45 जब मोर देन 45 या तो 1 अब मैं तुमको ऐसा बोलता अगर 1 से ज्यादा आ जाए तो समझो कि सामने वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। तो ये बंदा कौन है? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन हुआ? ये हुआ इनडायरेक्टली। तो इसको हमने बोल दिया कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। क्यों है? क्योंकि इसने अब देखो ये लाइन कहां पे है बच्चों? ये वाली लाइन कहां पे? ये दूसरी वाली ये लाइन है और ये वाली लाइन इधर से आ रही है। ये दोनों के बीच का एंगल क्या बना? मोर देन 1 मिलता है। तो हमारा इनडायरेक्टली से दैट अगर तुम लोग क्या करोगे, अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई तो सामने वाले को ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बोलते हो। अगर ये वैल्यू 1 से कम आई तो सामने वाले को एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बोलते हो। मतलब डिपेंड करता है इस पे। 1 से ज्यादा तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, 1 से कम तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो भाई साहब को हम क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हुआ। तो ये कौन हो गया? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मुझे क्या चाहिए था? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए था। तो ये मेरा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। 33x + 9y - 51 = 0। देखो बच्चों, फंक्शन जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं ना, ऐसे फंक्शन के 2 टाइप के होते हैं, इवन और ऑड। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। ठीक है? तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का क्या होता है, हमें कैसे मालूम पड़े कि कोई फंक्शन इवन है कि ऑड है? या तो ग्राफ से मालूम पड़े या तो विदाउट ग्राफ। तो ग्राफ तो उनको नहीं है, तो विदाउट ग्राफ का हम प्रयास करते हैं। तो जो मैं तुमको थोड़ा एग्जांपल देके समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। पहले मैं f(x) एक बुलाया, तुम्हारे सामने एक बंदे को बुलाया x स्क्वायर का अगर ग्राफ देखोगे तो ये ऐसा हो जाता है। तो f(x) है ये, इसको बुलाया मैंने, तो मैंने बोला भाई तुम इवन है कि ऑड हो? तो ये बोलेगा हमारा एक टेस्ट होता है, आप वो टेस्ट करा लो। उस टेस्ट में अगर मेरे को जो आएगा उसमें फर्क पड़ेगा। तो वो टेस्ट क्या होता है कि आप x की जगह -x रखते हो। आप x की जगह क्या रखते हो? -x रखते हो। x की जगह -x रखने का, जहां जहां भी x है वहां पे -x रख देने का। आप टेस्टिंग पे जा रहे हो इवन ऑड के, तो f(-x) बच्चों ये -x का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर हो जाएगा। बरोबर है? फिर मैंने देखा ये x स्क्वायर तो f(x) ही है ना, तो मैंने लिखा f(-x). मेरी रिपोर्ट आई कि ये आई मेरी रिपोर्ट आई कि मैंने जब उसको -x की गोली खिलाई तो माइनस हजम कर गया, वो डाइजेस्ट कर गया ना, माइनस हजम कर गया, वो डाइजेस्ट कर गया माइनस को। तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। अच्छा बच्चा ये इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। और अगर मैंने फंक्शन को बच्चों x³ बुलाया, ठीक है, x³ बुलाया, इसमें मैंने क्या किया? इसको भी वही गोली खिलाई, ये भी आया टेस्टिंग के लिए, मैंने इसको भी गोली खिलाई -x की। बंदा हजम नहीं कर पाया, ओमिट कर दिया। फिर मैंने बोला भाई तू माइनस को छोड़ दिया, और ये बंदा कौन है? x³ है, f(-x). तो मैंने माइनस की गोली खिलाई लेकिन माइनस हजम कराया, डाइजेस्ट नहीं हो रहा इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन। ये होता है इवन ऑड। तो इवन ऑड चेक करने के लिए ये है f(-x) अगर हजम हो गया तो इवन फंक्शन, f(-x) अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ, उल्टी हो गई, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन। बरोबर है? अब मुझे चेक करना है क्या मेरा फंक्शन इवन है कि ऑड है। इसको चेक करना है ये इवन है कि ऑड है। तो सिंपल सा है, टेस्टिंग वही है। आपको मालूम है ऑड फंक्शन के ग्राफ ये होता है, ये ऐसा रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन से जो रिफ्लेक्शन होता है ग्राफ, उसको हम ऑड फंक्शन बोलते हैं। तो बच्चों ये खत्म किया मैंने। अब यहाँ पे आइए, हमारा आता है f(x). इसको बुलाया f(x) को बुलाया x (a)(x) + 1 (a)(x) - 1। अब चलो वही कहानी गाना भाई, ये आया, ये बोल रहा है कि मैं इवन है कि ऑड चेक करूं, तो मैंने बोला माइनस की गोली खा तू। तो जैसे मैंने माइनस की गोली खिलाई तो -x, जहां जहां पे a था वहां पे सब जगह मैंने माइनस की गोली खिला दी बच्चों, सब जगह माइनस की गोली खिला रहा है। माइनस की गोली खिलाने के बाद क्या दिखेगा? ये -x दिखेगा, ये 1/a(x) + 1 होगा, 1/a(x) -1 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो क्या आएगा? ये f(-x) = x, -x बाहर बैठा होगा, a(x) + 1/a(x) into डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई 1 - a(x) अपॉन a(x). आपको समझा मैंने क्या किया? फिर उसके बाद माइनस बाहर बैठा हुआ ये a(x) + 1/a(x). आपको पता है ना, यहाँ पे ये डिवाइड का इनटू करते थे, उल्टा पुल्टा हो जाता है। हाँ ये हो गया, ये दोनों चले गए। अब बच्चों x क्या बचा? a(x) + 1/1 - a(x) बचा।
इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो क्या बचा x a रेज़ टू x प्लस 1 अपॉन a रेज़ टू x माइनस 1। तो मेरे को क्या पता चला भाई, ये वापस f ऑफ x ही आ गया ना, तो इसने माइनस हजम कर लिया, माइनस की गोली खिलाई इसको और ये पूरा पूरा डाइजेस्ट कर गया। ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन बोलेंगे। समझा? मुझे चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस से वो माइनस की गोली खिलानी पड़ेगी। खिला दो भाई इसको, f ऑफ माइनस की गोली खिला दिया, साइन लॉग थोड़ा सा ही बड़ा माइनस एक्स। बच्चों इसको माइनस की गोली खिलाऊंगा तो माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ही होता है, तो क्यों परेशानी रखो, यही देखते हैं ना डायरेक्ट। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पर साइन है, लॉग है। आपको लॉग का रूल मालूम है, लॉग ए माइनस बी क्या कर सकते हो, लॉग ए माइनस बी कुछ कर ही नहीं सकते। हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ऐसे कर दिया हमने इसको। भाई मैंने ऐसे आगे पीछे लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है ना। हाँ बच्चों ये समझा आपको क्वेश्चन, हमने भाई माइनस खिलाया, माइनस खाया, इसने माइनस खाया, ये माइनस खाया, ये माइनस खाया, ऐसे था, मैंने इसको उल्टा पुल्टा कर दिया, चलेगा। अब कहानी अटक गई है, कहानी पता ही नहीं चली, माइनस एफ ऑफ एक्स है क्या, ये देखो ये और ये पिक्चर ही अलग दिख रही ना। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया, साइन को बोला आप वेटिंग पर रहो, लॉग को बोला आप वेटिंग पर। लॉग बच्चों कभी भी अंदर जा ही नहीं सकता अगर दो नंबर के बीच में माइनस प्लस हो। दो नंबर के बीच में अगर इनटू होता है तो लॉग अंदर एंट्री में आता है, मतलब लॉग ए इंटू बी क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं। और लॉग ए बाय बी में मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकता हूं। लेकिन लॉग ए माइनस बी को मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी समझो आप लोग, हाँ पे कुछ नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, चलो भाई ये समझ में आ गया तुम कुछ नहीं कर सकते, तो मैंने एक दिमाग लगाया कि इसमें हम लोग रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। तो हमने x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इनटू रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x अपॉन, हाँ हो गया भाई रेशनलाइजेशन हो गया कि नहीं हो गया। अब आप रेशनलाइजेशन करने जब जाएंगे, साइन बाहर बैठा है इसको कुछ नहीं करना है, लॉग भी बाहर बैठा है इसको भी कुछ नहीं करना है। a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर रहेगा ना, और नीचे क्या आएगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x आएगा कि नहीं आएगा। कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर बंदा ये और ये तो चला जाएगा ना आपके पास, बरोबर है ना, ये x स्क्वायर प्लस 1 ये तो चला गया, बचा क्या हमारे पास बच्चों, हमारे पास बचा साइन, लॉग बाहर बैठा हुआ है, हमें बचा मिला है 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x बचा है, बरोबर है, बरोबर है कि बरोबर है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से हम लोग लॉग को अंदर डाल देते हैं। चलो लॉग को अंदर डाला बच्चों क्या बनेगा, लॉग 1 माइनस लॉग ऑफ रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, यही मिलेगा ना मेरे भाई। अभी तो समझाया मैंने तुमको, लॉग ऑफ a बाय b क्या होता है, लॉग ऑफ a बाय b का रूल क्या है, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, ये ऊपर वाला a है, नीचे वाला b है, ये पूरा b है, ये पूरा b है, ये a है, ये b है। लॉग अंदर जाएगा तो log 1 मिलेगा माइनस log b हो जाएगा, बरोबर है। log 1 कितना होता है बेटा, 0 होता है, 0 होता है। तो y इक्वल टू साइन 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया, माइनस log रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, ये होता है, बरोबर है बच्चों। log के पास एक आदमी बैठा है जो है माइनस, ये साइन है, साइन का ये पूरा एंगल है ना, साइन का एंगल है। हमें पता है बचपन में हमको सिखाया गया था कि साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, f ऑफ x को, f ऑफ x को लिख सकता हूं मैं माइनस साइन लॉग ऑफ रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस सॉरी f of minus x प्लस x। ये बंदा कौन है, f ऑफ x है, तो मुझे क्या मिला, f ऑफ माइनस x, ये माइनस x था सॉरी, माइनस x इक्वल टू माइनस f ऑफ x मिला। तो वापस से हो गया ना भाई, डाइजेस्ट नहीं कर पाया, बाहर आ गया, ऑड फंक्शन है, तो ये बंदा क्या है, ऑड फंक्शन है। ये स्टेप पे नोट करना है, यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना होगा, ये स्टेप एक नोट करने लायक है, यहाँ पे एक नोट करना है, यहाँ पे रुकना है, और फिर यहाँ पे a बाय b का फॉर्मूला यूज होगा, और log 1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। देखो जो नंबर ऑफ लिखिए, नंबर ऑफ a 48 है, नंबर ऑफ b 40, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन में 25। आपको ये सबका एक फॉर्मूला लिस्ट है, मैं फॉर्मूला लिस्ट बना देता हूँ। फॉर्मूला लिस्ट है नंबर ऑफ a यूनियन b, क्या होता है,
नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन डी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बच्चों, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मुझे चाहिए, तो नंबर ऑफ एक्स में से नंबर ऑफ ए यूनियन बी को निकाल दो, ये हो गया। तीसरा नंबर ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब होता है ओनली ए, ओनली ए का मतलब होता है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ बी माइनस ए, इसका फॉर्मूला अगर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बच्चों ये रहा ए बी फॉर्मूला, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब कौन बचा? कोई बचा नहीं, ये दोनों सेम ही है, ये इसके सेम है और ये इसके सेम है, बरोबर है। इसका वेन डायग्राम आप देखोगे, इसका वेन डायग्राम मुझे बनाना रहेगा, तो इसका वेन डायग्राम ऊपर वाले का डायग्राम आएगा बच्चों, ए बना, बी बना, ए और बी, और ये सारे पॉइंट आ गए, और ये नंबर ऑफ जेड है 80। इसका इसका क्या होगा? ए यूनियन बी, ए और बी को छोड़कर यहाँ से, और इसका क्या होगा? ए और बी। तो बच्चों ए माइनस बी का मतलब होता है सिर्फ ए, और इसका डायग्राम क्या बनेगा? ए बी का सिर्फ बी। निकाल लो भाई, सारा डेटा तुम्हारे पास है, रखो वैल्यू निकालो, ठीक है। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक बच्चा है, उसको तो 3 एग्जाम अगर वो पास करता है तो जाकर वो एग्जाम पास करता है। तो समझो कि उस बच्चे ने 3 एग्जाम दिया, ए बी सी, ये 3 पेपर है, और किसी भी पेपर को पास करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप पास होगे या तो फेल होगे, ये पास की प्रोबेबिलिटी है, फेल की प्रोबेबिलिटी। ये भी पेपर बी पेपर है, इसको भी पास करने के 2 ऑप्शन है, या तो आप पास होगे या तो फेल होगे, इसको भी या तो पास होगे या तो फेल होगे, ठीक है। हर एक पेपर को पास करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और फेल करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, या तो पास होगे या तो फेल होगे, यही होती है 1/2 1/2, दो में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब आपको उसने कहा है, स्टोरी का है, अगर तुम्हें एग्जाम पास करना है तो आपको इसमें भी पास होना पड़ेगा, इसमें भी पास होना पड़ेगा और इसमें भी पास होना पड़ेगा, तब जाकर आप पास होगे। तो ठीक है भाई, टू पास एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हैज टू पास इन ईच ऑफ 3 पेपर। तो मतलब अगर स्टूडेंट को पास करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 1/2 1/2। पास इन ए, पास इन बी, पास इन सी। आपने ये लिखा है कि बंदा ए पेपर में पास हुआ एंड बी में भी पास हुआ एंड सी में भी पास हुआ, टोटल पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8। तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेल होने की प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों 1 - 1/8, दैट इज 7/8। उस बच्चे को तीनों एग्जाम पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/8। तो 1/8 उस तीनों एग्जाम प्रोबेबिलिटी है उसकी पास होने की प्रोबेबिलिटी, तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 - 1/8, दैट इज 7/8। ओके, तो बच्चों देखो ये जो सीक्वेंस है इसमें आपको पूछा गया है कि मेरा कौन सा पहला टर्म नेगेटिव टर्म होगा। तो सबसे पहले चेक करो कि एपी में कि जीपी में, पहले तो ये चेक करो। तो पता चला कि ये एपी में है, एपी में तो बच्चों ए क्या हो गया? 19 हो गया। डी क्या है भाई? 0.8। इसमें से इसको माइनस करो, 0.8 माइनस की प्लस प्लस नेगेटिव आ रहा है, हाँ तभी तो रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस होते होते नेगेटिव टर्म पे जाना है। मुझे पता लगाना है कि इसका कौन सा टर्म नेगेटिव है, मतलब मुझे लगाना है कौन से टर्म पे टीएन नेगेटिव है। ऐसा पहला कौन सा टर्म मिलेगा जहां पे लेस देन 0 हो जाए। तो फिर मैंने क्या किया? टीएन का फॉर्मूला लगा दिया, a + n - 1 b लेस देन 0। a कितना मेरे पास? 19 है, n - 1 b कितना मेरे पास? -0.8 है, लेस देन 0। बच्चों अंदर ये 9 + -0.98 n + 0.8 आ गया, लेस देन 0 हो गया। ये कितना हो गया? 19.8 हो गया, और -0.8 एंड लेस देन 0। तो बच्चों देखा जाए तो 19.8 इसको वहां भेजा तो 0.8 एन हो गया, इसको डिवाइड करूंगा 9.8 0.8 लेस देन। बच्चों याद रखना, जो नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव रहेगा ना तो ये साइन ऑफ इक्वेशन चेंज हो जाएगा, ये पॉजिटिव। डिवाइड करने पे 98/8 लेस देन एन क्या है? 24.75 लेस देन एन। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो गया? 24 के बाद 25th पे क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो मैं क्या लूँ? 24 लूँ कि 25th लूँ? 24 तक तो पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव है ना,
एस बराबर 25th टर्म पे ये नेगेटिव मिलेगा. ओके